खाड़ी के अंदर अचानक ऐसा लग रहा है कि समीकरण बदलने लगे हैं। ईरान ने बरसों में पहली बार इराक से मुलाकात की है। ईरान के राष्ट्रपति इराक गए हैं। सऊदी अरबिया ने दमास्कस यानी सीरिया में अपना जो एम्बेसी होती है उसकी दोबारा शुरुआत की है। इसके अलावा अरब लीग की मीटिंग ने एक बेहद इंपॉर्टेंट सवाल उठाया है, एक बेहद इंपॉर्टेंट कदम लिया है। और इन सब के बीच खबर यह आ रही है कि गजा के अंदर लड़ाई फिर से तेज हुई है। इजराइल का एक जहाज टूट के गिरा है। ये और इससे जुड़ी हुई तमाम खबरें लेकर मैं हाजिर हूं। देखते रहिए पूरा वीडियो। नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन और इसके बहाने दुनिया भर की खबरें लेकर। लेकिन मुख्य खबरों पर जाने से पहले एक मजेदार सी खबर, मजेदार भी कह सकते हैं, दर्दनाक भी कह सकते हैं। आपको मैंने कई बार बताया था कि हिंदुस्तान से एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत बहुत सारे लोगों को इजराइल में नौकरी देने के लिए भेजा गया है। हुआ यह कि लखनऊ में स्किल टेस्ट हुआ बहुत सारे लोगों का, जहां देखा गया कि उनकी स्किल कितनी है और उसके बाद सीधे इजराइल डिस्पैच कर दिया गया। इनमें से बहुत सारे लोगों को मिस्त्री बनाकर कारपेंटर की तरह और इस तरह के कामों के लिए भेजा गया था और लोग गए थे कि इजराइल में जाकर चार पैसे कमा के अपने घर की हालात सुधार सकेंगे। लेकिन अब वहां से रिपोर्ट यह आई है कि वहां पर इन लोगों से सफाई कर्मचारी का, साधारण लेबर का और इस तरह का हल्का और सस्ता काम कराया जा रहा है। बेहद शोषण हो रहा है और इस चक्कर में कई लोग भाग के वापस आ गए हैं। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि इजराइल एक ऐसा मुल्क है जहां किसी को कोई इज्जत नहीं मिलने वाली। यहां से वी सपोर्ट इजराइल लिखने वाले लोग जब वहां पहुंचे तो वहां पर उनसे सफाई कर्मचारी का काम करवाया गया। दरअसल किस्मत अच्छी है कि वहां ट्रेडिशनली हिंदू नहीं रहते हैं, वरना मैं बार बार कहता हूं कि उनको भी वही सब झेलना पड़ता जो वहां मुसलमानों और ईसाइयों को झेलना पड़ता है। अब आते हैं मुख्य खबरों पर। सबसे बड़ी खबर यह आ रही है कि एक अपाचे हेलीकॉप्टर इजराइल का गजा में गिरा है, उसका एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 3 इजरायली सैनिक मारे गए हैं। अपाचे हेलीकॉप्टर आप जानते हैं अमेरिका से मिलता है इजराइल को। इस हेलीकॉप्टर का यूज हमले करने के लिए किया जाता है। अब बताया यह जा रहा है कि या तो इसमें कोई एक्सीडेंट हुआ है या फिर हमास के साथ लड़ाई में इसको मार गिराया गया है। लेकिन यह खबर अब पक्की है कि अपाचे हेलीकॉप्टर गिरा है वहां पर, जिसमें 3 लोग मारे गए हैं। मजेदार बात यह है कि सोशल मीडिया पे ये खबरें डालने के बावजूद दुनिया भर के अखबारों में तो ये खबर आई है, लेकिन इजराइल के अपने अखबार अभी तक ये खबर नहीं दे रहे हैं। यहां पर एक और मजेदार बात आपको बता दूं, सुबह जब मैं इजराइल का अखबार टाइम्स ऑफ इजराइल देख रहा था तो वहां पे खबर थी कि सायरन बजे हैं, मिसाइल के सायरन बजे हैं इरेज में और किसुफिम में। ये दोनों जगहें गजा के बॉर्डर से बेहद लगी हुई हैं। जब मैंने अभी थोड़ी देर पहले वीडियो करने से पहले एक बार फिर से अखबार देखा तो ये सारी खबरें गायब थीं। तब जाकर मैंने सोशल मीडिया चेक किया तो उसी टाइम्स ऑफ इजराइल के सोशल मीडिया हैंडल पर, एक्स हैंडल पर, ये खबरें अभी तक हैं कि इरेज और किसुफिम में सायरन बजे हैं, एंटी मिसाइल सायरन बजे हैं। जिसका मतलब यह होता है कि या तो यहां पर हमले हुए हैं या हमले होने की आशंका है, यानी कि गजा में एक बार लड़ाई फिर तेज होती हुई दिख रही है। असल में गजा में एक और घटना हुई है जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। अल मवासी इलाका जो है उसको सेफ जोन घोषित किया गया था कि यह सेफ जोन है, यहां पर इजराइल हमला नहीं करेगा। वहां पर टेंट के घर बने हुए हैं जहां पर लोग रह रहे हैं, रिफ्यूजी बन के रह रहे हैं। उस अल मवासी पर भी हमला किया गया और 17 से ज्यादा लोगों के जान लेने की खबर है। यानी कि जो जगह सेफ जोन की गई थी वहां पर भी इजराइल ने हमला किया है। जाहिर है अमेरिका इस पर चुप रहेगा। अमेरिका की हालत तो यह है कि जिस अमेरिकी नागरिक को मारा गया था वेस्ट बैंक में, जिसके बारे में तमाम लोगों ने जो वहां पर चश्मदीद गवाह थे साफ साफ कहा था कि इजराइल के सैनिकों ने उसके सिर में गोली मारी थी, उसकी जांच करके इजराइल ने क्या कहा है कि गलती से गोली लग गई और उस पर अमेरिका ने उनसे अर्ज किया है, रिक्वेस्ट किया है कि आगे से जरा ध्यान रखें। लेकिन इस पर कोई कार्रवाई करने की हिम्मत अमेरिका की नहीं है।
कल जब प्रेसिडेंशियल डिबेट हो रही थी कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं कि अगर हैरिस आ गई तो 2 साल में इजराइल खत्म हो जाएगा, और हैरिस कहती हैं, वो सारे झूठ दोहराती हैं जो बोले गए हैं बलात्कारों के बारे में, बच्चों की हत्याओं के बारे में, और इजराइल का हमेशा साथ देने की बात कहती हैं। जहां ये हालत हो वहां इजराइल के अपराधों पर अमेरिका क्या बोलेगा और क्यों बोलेगा? हां, कनाडा से खबर आई है जिस पर आप आश्चर्य कर सकते हैं। 30 ऐसे जो सौदे किए गए थे जिसमें कनाडा से हथियार बेचे जाने थे इजराइल को, उनको कैंसिल कर दिया गया है। अब इसके पीछे क्या है इसको समझना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। वहां पर चुनाव जल्दी ही होने की संभावना है। अभी सरदार जो सिखों के रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने सरकार से अपना समर्थन वापस लिया है, तो शायद जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका समर्थन जुटाने के लिए यह कदम उठाया गया हो। अदरवाइज कनाडा तो अमेरिका के पीछे पीछे ही चलता है। इस तरह के कदम की उम्मीद कनाडा से बिल्कुल नहीं की जा सकती। मैंने आपको बताया कि कमला हैरिस ने लगातार वो सारे बयान दोहराए जो इजराइल ने शुरू में बोले थे और झूठ साबित हुआ था। इन्हीं में से एक बयान ये था जो झूठ बाद में साबित हुआ कि बहुत सारे बच्चों की गर्दनें काट ली गई हैं, बहुत सारे बच्चों को मार दिया है हमास ने। बीहेड करने का शब्द उपयोग किया गया था, और जिस कर्नल ने यह सारी खबर फैलाई थी उस कर्नल के गजा के अंदर मारे जाने की खबर आई है। ये सारी खबरें क्या बताती हैं? ये सारी खबरें बताती हैं कि गजा के अंदर लड़ाई रुकी नहीं है बल्कि और तेज हुई है। दरअसल हुआ क्या है कि वहां के जो आर्मी ऑफिसर हैं, यहां तक कि बेंजामिन नेतन्याहू, सबका अब जो जोर है वो लेबनान की तरफ है, क्योंकि लेबनान से लगातार हमले हो रहे हैं। कल रात भी इजराइल ने लेबनान के ऊपर हमला किया है और वहां से फिर हिजबुल्लाह ने हमला किया है इजराइल के ऊपर। ये लगातार चल रहा है और ये हमले बढ़ते जा रहे हैं, खतरा बढ़ता जा रहा है। अमेरिका लगातार कह रहा है कि इन हमलों से आप बचिए, लेकिन लगातार बेंजामिन नेतन्याहू और जो उनके आर्मी के चीफ हैं, ये सारे लोग कह रहे हैं कि अब असली लड़ाई लेबनान में होगी। अब असली लड़ाई जो होगी वो हिजबुल्लाह से होगी। यहां तक कि ग्राउंड ऑफेंसिव यानी जमीन पर लड़ाई के लिए भी तैयारियां की जा रही हैं। तो जाहिर है कि सारा ध्यान उधर लगा हुआ है। ऐसा लगता है कि हमास इसका फायदा उठाकर यहां पर जंग तेज कर रहा है। इस बीच में इजराइल अपने तरीके से खेल खेलने की कोशिश कर रहा है। एक बयान आया जो उनके चीफ निगोशिएटर हैं जंगबंदी वाले, पूरे उसमें जो सीज फायर की पूरी बातचीत चल रही है उसमें जो उनके चीफ निगोशिएटर हैं, उन्होंने कहा कि हम सिनवार को यहां से निकलने का, या सिनवार जिनको भी अपने साथ ले जाना चाहे उसके परिवार के लोगों को, उनको गजा से निकलने का सेफ जोन देने को तैयार हैं अगर वो होस्टेज को रिहा कर दें। देखिए है क्या कि बहुत लंबे समय से लगातार इजराइल ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से हमास के लोगों के बीच में लड़ाई हो जाए। पहले भी ऐसी फर्जी खबरें चलाई गई हैं जिसमें हमास के लोगों के बीच में तनाव, आपस में लड़ाई, इस तरह की बातें की गई हैं। यह पुराना तरीका है फूट डालो और राज करो का। अब यह बयान देके कि सिनवार अपने लोगों को लेकर निकल सकता है, यही कोशिश दोहराई गई है। मान लीजिए हो नहीं सकता है, लेकिन मान लीजिए कि सिनवार अपने लोगों को लेकर वहां से निकल जाते हैं, तो फिर वो काहे के नेता रह जाएंगे? इस्माइल हानिया खुद मारे गए, उनके परिवार के इतने लोग मारे गए, उन्होंने कभी इस तरह का समझौता नहीं किया, कोई और इस तरह का समझौता नहीं करेगा। ऐसे में अगर सिनवार ऐसा समझौता कर लेते हैं तो हमास की जो बाकी की लीडरशिप है वो जाहिर तौर पर उनसे नाराज हो जाएगी। इसीलिए यह तय है कि सिनवार इस तरह का समझौता नहीं करने वाले। लेकिन इजराइल अपनी तरफ से लगातार यह कोशिश करता रहेगा कि हमास के अंदर फूट पड़ जाए। अब हमास के अंदर फूट पड़ेगी नहीं पड़ेगी ये सारा तो अलग मामला है, लेकिन अरब देशों में ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ बदलता हुआ दिख रहा है। ये क्यों बदल रहा है इसको समझ पाना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन पहले देखते हैं हुआ क्या क्या है। 2 दिन पहले एर्दोगन का एक बयान आया जिसमें उन्होंने अपील की कि सारे अरब देश, और इनफैक्ट अरब नहीं सारे मुस्लिम देशों से अपील की उन्होंने कि वो मिलकर इजराइल के खिलाफ कदम उठाएं। उनकी एक मीटिंग बुलाने की बात की कि सारे जो मुस्लिम देश हैं उनकी एक मीटिंग बुलाया जाए, उसमें एक कॉमन फैसला लिया जाए इजराइल के खिलाफ। अब एर्दोगन का जो ये बयान है ये बेहद इंपॉर्टेंट बयान है, ये आप समझ रहे हैं। एर्दोगन लगातार बयानात दे रहे हैं, लेकिन शुरू में उनके बयानों को बहुत हल्के में लिया गया क्योंकि तिजारती जो रिश्ता था इजराइल के साथ वो उन्होंने कंटिन्यू रखा था, लेकिन बाद में तिजारती रिश्ता भी तोड़ दिया और लगातार इजराइल के ऊपर हमलावर है। और यह कहना कि सारे अरब देश, सारे मुस्लिम देश एक साथ आकर इजराइल का मुकाबला करें, दरअसल अमेरिका को सीधी चुनौती देना है। आप जानते हैं कि ब्रिक्स को लेकर बहस चल रही है, टर्की ब्रिक्स में शामिल होना चाहता है, लेकिन अमेरिका चाहता है वो ना शामिल हो। तो टर्की सीधे सीधे इस समय डायरेक्टली ना सही इनडायरेक्टली अमेरिका को चुनौती दे रहा है।
इसी बीच में दो बड़ी घटनाएं होती हैं। पहली घटना यह होती है कि ईरान के जो नए राष्ट्रपति हैं वो पहुंच जाते हैं इराक। वर्षों बाद, मैं कह रहा हूं कि ईरान इराक की जो लड़ाई हुई थी उसके बाद शायद पहली बार ईरान का कोई राष्ट्रपति इराक गया है और ईरान और इराक के बीच में रिश्ते नॉर्मल करने की कोशिश की जा रही है। अभी यह खबर आई थी कि दूसरी खबर आई, वो ये कि सऊदी अरबिया ने सीरिया में दमास्कस में अपना जो दूतावास था, अपनी जो एम्बेसी थी, वो दोबारा शुरू कर दी है। आप जानते हैं असद से उनके रिश्ते कभी ठीक नहीं रहे। ईरान की वजह से असद को उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया। अमेरिका भी असद को लेकर काफी असहज रहता है। ऐसे में सऊदी अरब ने सीरिया के अंदर अगर अपनी एम्बेसी खोली है तो इसका मतलब यह है कि अरब देशों के बीच भीतर ही भीतर बहुत कुछ चल रहा है। दरअसल शायद ही कोई अरब देश चाहता है कि एक और जंग खाड़ी के अंदर शुरू हो, और हर देश यह जानता है कि अगर इजराइल अपनी बात पर अड़ा रहेगा, अगर इजराइल ऐसे ही अमेरिका से लगातार मदद हासिल करता रहेगा, तो खाड़ी के अंदर जंग को कोई नहीं रोक सकता है, जिसके चपेट में आज नहीं तो कल सब आएंगे। ऐसा लगता है कि इसी जंग को टालने के लिए, इजराइल को यह दिखाने के लिए कि तुम यहां पर अकेले हो, अंदर अंदर इस तरह के इक्वेशंस बन रहे हैं, और बाहर जो हुआ है वो भी कम इंपॉर्टेंट नहीं है। आप जानते हैं कि फलस्तीन संयुक्त राष्ट्र का मेंबर नहीं है, फुल मेंबर नहीं है, उसको यह दर्जा नहीं दिया गया है, लेकिन उनके जो एक रिप्रेजेंटेटिव हैं वो वहां पर बैठते हैं। अब स्थिति यह हुई है कि उनको मेंबर स्टेट्स के बीच में बैठने का मौका दिया गया है, यानी उनकी सीट जो है अब नई सीट होगी जो मेंबर स्टेट्स के बीच होगी। इसका मतलब यह है कि वो वहीं बैठेंगे जहां यूनाइटेड नेशंस के बाकी मेंबर जो हैं, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, जितने भी दूसरे मेंबर हैं, वो जहां बैठते हैं वहीं वो भी बैठेंगे। बहुत सीधा मामला है कि यूएन के अंदर उनकी स्थिति बेहतर हुई है। दूसरा, मैंने आपको बताया था कि अरब लीग की मीटिंग होने वाली थी। उस मीटिंग में जो प्रस्ताव पास हुआ है वो और मजेदार है। प्रस्ताव यह पास हुआ है कि सारे अरब देश मिलकर एक प्रस्ताव लाएंगे जिसमें यूएनजीए से, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से, जो मेंबरशिप है इजराइल की उसको खत्म करने की बात की जाएगी। यह प्रस्ताव लाया जाएगा कि इजराइल को यूनाइटेड नेशन से बाहर निकाल दिया जाए। जाहिर है इसके लिए आईसीसी और आईसीजे में जो मुकदमे चल रहे हैं उनका सहारा लिया जाएगा। आईसीजे के मुकदमे को लेकर कल जो इजराइल की सरकार है वो ये फैलाने में लगी हुई थी कि साउथ अफ्रीका के पास जेनोसाइड के सबूत नहीं है, इसलिए वो और ज्यादा समय मांग रहा है। साउथ अफ्रीका ने क्लियर कर दिया कि वो और ज्यादा सबूत पेश करेगा। अगले महीने जब डेट है उसके पहले वो और सबूत पेश करेगा, यानी आईसीजे में इजराइल को इतनी जल्दी मुक्ति नहीं मिलने वाली है। उधर आईसीसी में जो चीफ प्रोसिक्यूटर है उन्होंने डिमांड की है कि जो वारंट जारी करने की कार्रवाई है वो जल्दी से जल्दी की जाए। गैलेंट के खिलाफ, नेतन्याहू के खिलाफ और सिनवार के खिलाफ भी ये जारी होना है, और अगर वो जारी होता है तो ये इजराइल की एक बड़ी हार होगी। आईसीजे में मुकदमा चल ही रहा है। यूएनजीए में मैंने बताया कि अरब लीग एक प्रस्ताव लेकर आया है जिसमें मेंबर जो है इजराइल, उसकी मेंबरशिप खत्म करने की बात है, और जो फलस्तीन के रिप्रेजेंटेटिव है यूएन के अंदर उनको नई और बेहतर सीट दी गई है, जिससे अब वो वहीं बैठेंगे जहां बाकी मेंबर्स बैठते हैं। तो ये सारी चीजें सतह के ऊपर और सतह के नीचे चल रही हैं। सतह के नीचे जंग की तैयारी चल रही है, हिजबुल्लाह के साथ लगातार जंग तेज हो रही है। हमास, जिसके बारे में वहां के आर्मी चीफ कह रहे हैं कि अब वो एक सेना की ताकत, सेना जैसी ताकत ही नहीं रह गया है, वो लगातार ताकतवर हो रहा है, लगातार वहां पर लड़ाई तेज हो रही है। मैंने आपको बताया कि अपाचे का हेलीकॉप्टर गिरा है, वो एक्सीडेंट है या हमास ने गिराया है कोई नहीं जानता। वहां पर इनके मेजर मारे गए हैं और भी सैनिक मारे गए हैं, जाहिर है लड़ाई में ही मारे गए होंगे। हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई चल ही रही है। यहां इराक मिल रहा है ईरान के साथ, सीरिया मिल रहा है सऊदी अरबिया के साथ। ये सब अगर 6 महीने पहले किसी ने कहा होता तो किसी को भरोसा नहीं होता। ईरान के ऊपर अमेरिका कह रहा है हम और प्रतिबंध लगाएंगे क्योंकि ईरान ने हथियार बेचे हैं रशिया को। ईरान कह रहा है कि यह बिल्कुल झूठी खबर है, लेकिन सच्चाई ये तो है ही कि ईरान, रशिया, चाइना के बीच में जिस तरह का ट्रायंगल बन रहा है वो अमेरिका को लगातार परेशान कर रहा है। इधर यूनाइटेड नेशंस के अंदर फलस्तीन लगातार मजबूत हो रहा है और इजराइल कमजोर। ये सारी चीजें बताती हैं कि इस लड़ाई में
चाहे इजराइल अभी पहल लेता हुआ दिखे आपको, चाहे आपको फलस्तीनियों के तबाह घर दिखें, लेकिन जैसा कि वहां के पूर्व राष्ट्रपति ने कहा था, कल मैंने आपको बताया था कि इजराइल ये जंग जीत नहीं रहा है बल्कि हार के बेहद करीब है। और अगर यही सब चलता रहा तो इजराइल के लिए जो भविष्य होगा वो बेहद खतरनाक हो सकता है। आगे जैसे जैसे जो कुछ होगा मैं अपडेट करता रहूंगा। जरूरी यह है कि आप हमारे साथ जुड़े रहें। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अब हमने टी शर्ट्स लॉन्च की हैं जो फ्री पैलेस्टीन की टी शर्ट्स हैं। इसके अलावा गांधी जी के कथन पर आधारित, भगत सिंह के कथन पर आधारित ढेर सारी टी शर्ट्स हमने डिजाइन लॉन्च की हैं। आप लिंक क्लिक करके, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको क्लिक करके आप टी शर्ट्स को ले सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी जिस तरह से भी मदद करना चाहें, डिस्क्रिप्शन में सारे तरीके हमने बताए हैं। आप हमारी मदद करेंगे, मेंबर बनेंगे, जुड़ेंगे, सुपर थैंक्स देंगे तो हमें वो ताकत मिलेगी जिससे हम कैमरे और सत्ता की आंख में आंख डालकर लगातार वो सच कह सकें जो गोदी मीडिया आपको नहीं बताएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।